Good afternoon, all students. This is the presentation for the diaphragm. Now, for today's class, the ground rule is whomsoever we ask, he should answer, right? So, not that anyone and everyone will answer. So, I will keep multiple windows open on the side so that I can see the student also, and he can unmute and answer. So, I will be able to know that who is answering and who is present. So let me ask by the number. This is the first picture of the presentation, and you can see this picture with the baby. So one and the other. So I think I would ask roll number 20. Roll number 20. Present है तो बताओ. Who is roll number 20? 20. Yes, sir. Yes, नाम बताओ. Sai. Okay, so what do you think? Both the pictures are same or there is some differences in the picture? Can you spot the difference? पिक्चर देख के बताओ आपको दोनों पिक्चर सेम दिख रही है, दोनों बच्चे सेम दिख रहे हैं या उसमें कोई डिफरेंसेस दिख रहे हैं? Diaphragm में difference है sir. या अच्छा ये वाली लाइन, this is the line which you see here and here the line has some problem, right? तो ये जो चीज है वो डायफ्राम है, right? तो ये दोनों बेबी में एक डिफरेंस है इधर. ये क्या ऑर्गन है? डू यू नो दिस ऑर्गन? ये ऑर्गन कौन सा है पता है? ये वाला ऑर्गन कौन सा होता है डायफ्राम के नीचे इमीडिएटली? Which is the organ located underneath the diaphragm on right side? नाम बताओ आप. पता है? अनम्यूट करके बताओ. रोल नंबर 20. लिवर सर. ठीक है, ये लिवर है. ये सब जो कॉइल्स है ना इंटेस्टाइन की, वो किधर है? एब्डोमेन में है कि थोरैक्स में है? ये अभी थोरैक्स में है. हाँ, तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नहीं, एबनॉर्मल है. चले ठीक है. तो हमारा एजेंडा आज ये है कि वी विल डिस्कस अबाउट द डायफ्राम. और ये नॉर्मल है, परफेक्ट चल रहा है, इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है. सो वी विल डिस्कस हाउ द एबनॉर्मल थिंग्स हैपेंस एंड व्हाट आर द नॉर्मल थिंग्स. ओके, तो हमारा आज का एक्चुअली एजेंडा ये है कि हम डायफ्राम को एनाटॉमी के हिसाब से देखेंगे, क्लिनिकल कंटेक्स्ट समझेंगे इसके साथ, राइट? सो दैट इज हाउ वी विल कंटिन्यू द सेशन. अब ये क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस के जवाब मैं जिसको पूछूं उसको देने का है. सो रोल नंबर 31 प्रेजेंट है कि नहीं है? यस सर. ओके, श्रद्धा चलो बताओ. ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम फ्यूज विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. कुछ पढ़ के आए हो तो बता दो, इसमें जवाब आ रहा है आपको? ये किस स्ट्रक्चर्स के साथ फ्यूज होता है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम? प्रेजेंटेशन हमने भेजी थी, आपको बोला था कि कुछ पढ़ के आए तो हमको पता चले कि कितने बच्चे क्या पढ़ते हैं. तो जवाब आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो बना कर दो, मेरे को नहीं पता, मैं दूसरे किसी को पूछूंगा. ग्रेटर ओमेंटम से फ्यूजन. हाँ सर, ऑप्शन बी 7 to 10 रिब्स. यस. चले मैं दूसरे किसी को भी पूछता हूँ और नंबर को. रोल नंबर 40 बताओ. रोल नंबर 40 अनम्यूट करो. कौन है बताओ? यस सर. ओके, ऋषभ चलो बताओ. आपको पता है इसका जवाब पहले वाले का? नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना कर दो, कोई इश्यू नहीं है. पूरा क्लास पढ़ने के बाद जवाब देंगे, लेकिन अभी कुछ पता हो तो बता दो. पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम के साथ फ्यूज होता है ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है. तो दो लोगों को हमने सवाल पूछा, दूसरे लोगों को और सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि किसी को कुछ पता हो तो फिर हम करेक्ट आंसर्स बाद में देखेंगे. अब वेना केवल ओपनिंग इन डायफ्राम इज लोकेटेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्टेब्रल लेवल. वो क्वेश्चन बनना है, क्वेश्चन जवाब देगा आदमी. रोल नंबर 50 बताओ कौन है 50? एब्सेंट है. चलो रोल नंबर 50 एब्सेंट है. रोल नंबर 61 बताओ. रोल नंबर 61 कौन है?
यस सर। अच्छा, चले आप बताएं कि ये वेना केवा का ओपनिंग डायफ्राम में इज लोकेटेड एट विच ऑफ द वर्टेबल लेवल। आपको पता हो तो बोलो, नहीं तो मना कर दो तुरंत। सर नहीं पता। ओके, नो प्रॉब्लम। रोल नंबर 75। यस सर। हाँ, तो आप बताओ, आपको पता है इसका आंसर क्या हो सकता है? नहीं सर, नहीं वेना सर। केवा का ओपनिंग होता है डायफ्राम में, वो आपने कुछ पढ़ा हो या आपको कुछ याद हो या प्रेजेंटेशन में से कहीं इधर उधर आपको दिखाओ तो बताओ, नहीं तो मना कर दो। सॉरी सर, नहीं पता। ओके, ठीक है। तो ये सवाल अभी दो लोगों को पूछा, उसको नहीं पता है, किसी और को पता होगा तो हम बाद में चेक कर लेंगे जब प्रेजेंटेशन खत्म होगा तब। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू विच पोर्शन ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, ये सवाल का जवाब क्या होगा, किसी को पता हो तो हम पूछते हैं। रोल नंबर 100 बताओ। हंड्रेड प्रेजेंट एब्सेंट? रोल नंबर 100 एब्सेंट। रोल नंबर 107 बताओ, प्रेजेंट है कि नहीं है? नहीं पता है सर। नहीं पता है आंसर, ठीक है, आप प्रेजेंट है, लेकिन नाम बताओ। कौशिक, ठीक है। कौशिक। ओके, वेरी नाइस। ओके, नहीं पता है कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास के एंड में मैं सवाल पूछूंगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस के आसपास के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप ओरिएंट कर लोगे तो समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस गिरने हैं आपके। सो लेट्स गो फर्दर, अनदर स्टूडेंट वी गिव अ चांस एंड देन वी विल मूव टू द प्रेजेंटेशन। तो रोल नंबर 115 प्रेजेंट है कि नहीं है? Yes, sir. ओके, 115 आप बताओ, आपको पता है इसका जवाब कि ये कोई कौन सी चीज है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन या ऐसी कुछ? Sir, dorsal muscular pad. ओके, डॉर्सल मस्कुलर पैड। अभी आप याद रख लेना आपने क्या आंसर किया था, ठीक है। एंड वंस Yes, वी sir. कंटिन्यू विद द सेशन यू विल कम टू नो कि हम कैसे इसको समझेंगे। सो दिस वर सम ऑफ द प्री लेक्चर क्विज जिसका हमको पता चलता है कि आप कितना पढ़ के आते हैं। तो एवरी टाइम वी विल ट्राई टू चेक वेदर द स्टूडेंट कम्स प्रिपेयर्ड, और उसको थोड़ा बहुत आता है कि नहीं आता है, कोई बात नहीं, नहीं भी आता है, अंडरस्टैंड नहीं होता है तो वी विल एक्सप्लेन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशंस एंड एट द एंड वी विल क्रॉस चेक वेदर यू गॉट द नॉलेज फ्रॉम व्हाटएवर प्रेजेंटेशन वी आर डूइंग, राइट। सो एक और में ऑब्जेक्टिव्स ये हमारे जो है पूरा डायफ्राम का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, डेवलपमेंट, उसके अंदर जो ओपनिंग्स है जैसे हमने विना का पूछा, we will ask and we will discuss some clinical references are here. You can refer any of the clinical anatomy textbooks or our Chorosia's or the Inter Basics anatomy, but nice ones is from the clinical anatomy for students, medical students. There is a snail. अभी एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो को भी अभी याद रख लो, इस सिनेरियो को हमको ब्रेक करना है फिर आगे जाके, तो मैं सिनेरियो पढ़ के सुनाता हूं आपको। व्हाट इज दिस सिनेरियो? There is a newborn baby, ठीक है, and within minutes the baby develops respiratory distress, वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको। What happened then? Baby is cynosed. What is cyanosis? किसी को भी पता बोल सकता है। What is cyanosis? Anyone? blue color. Discoloration Blue of the color skin. discoloration. Okay, bluish discoloration is known as cyanosis. Very nice. चले, तो बच्चे को ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, और जो भी कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन था उसने ट्राई किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ओके, सक्शनिंग की, अपर एयरवे क्लीन किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। बेबी के डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, इट वाज अनइवेंटफुल। आपको ये क्वेश्चंस को तोड़ने आना चाहिए और उसको फिर एनाटॉमी के हिसाब से उसको समझना पड़ेगा, सही है। तो आपको ये समझ में आया कि उसमें प्रेगनेंसी है, देयर वाज नो प्रॉब्लम। उसकी चेस्ट बैरल शेप थी जो आपको दिख रही है अभी ये पिक्चर में, बैरल शेप है। क्यों बैरल शेप है? इधर देखो, ये रिब्स कैसी है, ऑब्लिक होती है कि ओरिजिनल? थोरेक्स क्लास हो गया ना खत्म, थोरेक्स के क्वेश्चंस में से पूछो तो न्यूबॉर्न में थोरेक्स में रिब्स कैसी होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती है कि ऑब्लिक होती है? Oblique. न्यूबॉर्न बेबीज में, एडल्ट में तो आपने देखी है ना थोरेक्स में रिब्स की अरेंजमेंट, पोस्टी एंड ऊपर होता है कि एंटी एंड ऊपर होता है? Posterior. पोस्टी ऊपर होता है, एंटी एंड इज लोअर, सो दैट इज ऑब्लिक अरेंजमेंट ऑफ द रिब्स, राइट। वो अभी हम थोरेक्स का क्वेश्चन हो गया। अब एब्डोमेन देखे, स्कैफोइड है, थोड़ा होलो आउट है, और ये इसका
थोरेक्स के ऊपर आपने ऑस्कल्टेशन किया तो देयर वाज डिमिनिश्ड रेस्पिरेटरी साउंड, चेस्ट हो गई है आपकी, थोरेक्स हो गया है. सो आई कैन आस्क रेस्पिरेटरी साउंड आप सुन सकते हैं विद स्टेथोस्कोप एंड दे वर डिमिनिश्ड ऑन लेफ्ट साइड. एंड ये बेबी का एक्सरे, ये एक्सरे को देख लेना, फिर आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे समझना है. राइट तो बेबी को इस 4 में से कौन सा हर्निया हो रहा है? हर्निया का डेफिनेशन बताओ. एनीवन, इट इज ओपन टू ऑल. Abnormal protrusion of the content. Okay, abnormal protrusion of viscus is known as hernia. Very nice. अभी ये हर्निया तो डायफ्राम के लिए स्टोरी चल रही है, उसके है बहुत सारे टाइप्स लगे हुए हैं ऑप्शन में, और चारों टाइप में क्या होता है वो समझने के बाद इसका जवाब बनेगा आपका. तो क्लास जैसे जैसे आगे चले इसको समझना और तैयार करना, जैसे हम बाद में कंक्लूड करेंगे ना इसी पर आके अटकेंगे और देखेंगे कि हमको समझा कि नहीं समझा, कि व्हाट वर दी डिफरेंट टाइप्स एंड क्या होने लगा और बच्चे को क्या प्रॉब्लम था डायफ्राम में. लेकिन मेरे को आप एग्जाम्पल दो, रोल नंबर 145, जवाब दो दूसरे कोई हर्निया का नाम पता हो तो. ये तो डायफ्राम का हर्निया है, दूसरे किसी का नाम पता हो तो बताओ. 145 प्रेजेंट है कि नहीं है? एब्सेंट है 145. ठीक है, ओके. रोल नंबर 148 प्रेजेंट है कि नहीं है? वन 148 भी एब्सेंट है. ओके, रोल नंबर 37. यस सर. ओके, बताओ आपको दूसरे किसी हर्निया का नाम पता है? किसी और हर्निया को आपने इंग्वाइनल, हाँ, इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया. वेरी नाइस. चलो, इंग्वाइनल हर्निया, फिमोरल आपने पढ़ा है, हमने ऑलरेडी एनाटॉमी में भी कवर किया है और उसकी क्लिनिकल भी समझाई है. राइट, सो वी विल डिस्कस दिस हर्निया आल्सो. राइट, or before we reach to this hernia, let's understand basics of the diaphragm and then we'll join our knowledge to answer this question. तो सिनेरियो आपके दिमाग में है और अब जब हम आगे आगे पढ़ेंगे आप उसको समझ के मेरे को बाद में जवाब देना कि ये आंसर कौन सा बनना चाहिए और क्यों. तो व्हाट इज डायफ्राम? तो डायफ्राम का मीनिंग ये होता है ग्रीक में पार्टीशन. डायफ्राम का मतलब पार्टीशन. तो मैं अकेला डायफ्राम बोलूं तो मोस्ट कॉमनली हम थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम की बात कर रहे होते हैं. राइट, सो थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच की पार्टीशन है. ग्रीक में वो डायफ्राम का मतलब डायफ्राग्मा मींस पार्टीशन. राइट, सो वी आर टॉकिंग ऑफ थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम. समझे? सो आवर टॉपिक इज थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम. अकेला डायफ्राम बता दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि थोरेको एब्डोमिनल पढ़ाना चाहता हूँ. हो सकता है मैं दूसरा किसी डायफ्राम भी पढ़ाना चाहता हूँ. तो डू यू नो any other diaphragm in the body other than this thoracoabdominal diaphragm? किसी को पता हो तो बोलो. ये ओपन क्वेश्चन है, स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ओपन क्वेश्चन है. किसी को भी पता हो तो नाम बताए दूसरे किसी डायफ्राम का other than this diaphragm. Tongue, sir. हाँ, Is tongue considered a क्या नहीं समझा मेरे को? tongue? टंग के नीचे एक डायफ्राम होता है. टंग इज नॉट कंसिडर्ड इज डायफ्राम. Okay. के नीचे फ्लोर ऑफ माउथ में होता है. Okay. फ्लोर ऑफ माउथ में माइलोहाइड मसल से वो डायफ्राम बनता है. लेकिन एब्डोमेन के बताओ ना, एब्डोमेन में तो ये बड़ा डायफ्राम आपने पढ़ा, उसके बाद वाले कोई डायफ्राम का नाम पता हो. नहीं तो जब एब्डोमेन पेल्विस खत्म हो उसके बाद वो क्वेश्चन बनना है आपका. किसी को पता हो, किसी ने डायफ्राम के आसपास कुछ पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है. एनीवन? वन मोर चांस. ठीक है, कि एब्डोमेन में भी डायफ्राम है पेल्विस के अंदर. एक पेल्विक डायफ्राम है और एक यूरोजेनाइटल डायफ्राम है. ठीक है, ये दोनों डायफ्राम आप पढ़नी ही है पेल्विस के अंदर. ठीक है, और ये वाला हमारा थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम है, इट इज बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन. और जो फ्लोर ऑफ माउथ में है माइलोहाइड वाला. राइट, सो डायफ्राम का मतलब होता है पार्टीशन. सो जहां भी दो कैविटी के बीच में पार्टीशन होगी वी विल कॉल इट अ डायफ्राम. दिस वन इज बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन, वी विल कॉल इट थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम. राइट, अब ये मसल है. Right, so any muscle we are describing, you know very well from basics in anatomy that we'll discuss its origin and we'll discuss its insertion, we'll discuss its nerve supply and actions. ये चार चीज तो हर मसल में आनी ही आनी है. So any muscle you are describing, you will discuss these things. So let's go to the origin. अब origin में क्या है आप देखो इधर. तो ये वाला जिफॉइड प्रोसेस है, इधर ये वाला. ठीक है, तो ये स्टर्नल ओरिजिन है. जिफॉइड प्रोसेस से जो आ रहा है ना डायफ्राम का ओरिजिन, वो स्टर्नल ओरिजिन है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जिफॉइड प्रोसेस. ये रिब्स से आ रहा है, कॉस्टल कार्टिलेज एंड रिब्स से, यहां से ये वाला.
So this one is the costal part. कहां से आ रहे हैं? lower 6 ribs and its relevant costal cartilages. तो ये हो गया आपका costal origin. अब ये हो गया पीछे का डायफ्राम का पोस्टीरियर पार्ट से. कहां से? वर्टेब्रा से आ रहा है, लंबार पार्ट है. एंड देयर आर आर्क्यूएट लिगामेंट्स. ये लिगामेंट्स है, उसको डिटेल में देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में. सो यू विल नो. सो दिस आर द आर्क्यूएट पार्ट. सो दिस इज द आर्क्यूएट. सो आर्क्यूएट एंड लंबार दोनों मिलके लंबार पार्ट है वो पूरा. तो मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट्स एंड द लंबार वर्टेब्री. सो दिस इज व्हाट इज बेसिक. हम क्लिनिशियन की तरह चलते हैं तो हम एनाटॉमिस्ट के दिमाग से नहीं चलेंगे. एनाटॉमी में, क्लासिकल एनाटॉमी में इसकी अपर हाफ ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ 2/3 एंड ऐसे एकदम ग्रामेटिकल डिटेल में नहीं चलेंगे. वो काम नहीं लगती हमको प्रैक्टिस के अंदर. तो प्रैक्टिस में हमको बेसिक समझ में पड़ेगा कि अच्छा ये पार्ट बताओ कहाँ गए. स्टर्नम से आया, किधर से? सिफोइड प्रोसेस से आया. रिब्स में कौन सी रिब्स है? लोअर 6 है. ठीक है, ओके. बाहर की तरफ की अंदर की तरफ, वो लॉजिक है ये. इट इज शुड बी इनर सरफेस, राइट. और लंबार पार्ट की बात है, लंबार लॉजिक आगे के लंबार वर्टेब्री से होगा. कौन सी वर्टेब्री? नेक्स्ट क्वेश्चन बनना है हमारा. एंड आर्क्यूएट लिगामेंट्स आर दी टेंडिनस पार्ट्स. वहां से भी फाइबर्स निकल के ओरिजिनेट होते हैं. फिर सब जगह के फाइबर्स कन्वर्ज होके सेंट्रल टेंडन बना देते हैं, राइट. सो दिस इज द ओरिजिन. अब ओरिजिन में थोड़ी डिटेल्स है अदर पार्ट्स की, वो देखते हैं. तो आपको बेसिकली ये चीज आ जाए, स्टर्नल पार्ट है, कोस्टल पार्ट है, लंबर पार्ट है. अब जो आर्क्यूएट लिगामेंट की बात कर रहा था ना मैं, ये वाली बात है. मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट ये है और लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट थोड़ा बड़ा है, ये है. ये टेंडिनस पार्ट है. दिस इज नथिंग बट द थिकनिंग ऑफ द फेशिया कवरिंग द मसल. हियर इज द मसल. हियर इज द मसल व्हिच इज psoas. This is psoas major. And here is the muscle quadratus lumborum. These are the muscles of posterior abdominal wall. आज वो मैडम डिसेक्शन में दिखानी है ना आपको, posterior abdominal wall and diaphragm. तो आप उस मसल को देखना और डिसेक्शन में भी कि इधर आपको psoas दिखेगा, इधर quadratus lumborum दिखेगा. और psoas को आर्च है ना, ये वाली, ये मीडियल आर्च छोटी सी होती है. It ends to the transverse process of L1. And जो लंबी है ना, this one bigger one. This arch is on the quadratus lumborum. And this one is a lateral arcuate ligament and it attaches to the lower border of the 12th rib. तो ऐसे आर्च बनती है, ऐसे करके ये आर्च बन गई, राइट. सो दिस इज द आर्चेस. वहां से भी फाइबर्स आते हैं, ऐसे ये फाइबर्स आ रहे हैं ना. सो दिस आर द फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द मीडियल आर्च एंड लेटरल. इस दोनों के बीच में इधर है ना मीडियन आर्क्यूट लिगामेंट है. मीडियन, यू नो वेरी वेल, मीडियन मिड लाइन में मीडियन, ये मीडियल है, ये लेटरल है. और ये जो दो है ना ऐसे हैंग हो रहे हैं ना नीचे की तरफ, दे आर द क्रूरा. क्रस मींस लिम्ब, तो क्रूरा है ये, राइट. तो ये क्रूरा है. दिस वन इज द राइट क्रस एंड दिस वन इज द लेफ्ट क्रस, राइट. सो अब आप देखें ना, राइट क्रस इज लॉन्गर, इट गोज अप टू L3 यहां तक. दिस इज लॉन्ग एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग भी होता है. इट इज लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. और ये छोटा होता है, शॉर्ट होता है एंड वीक भी होता है थोड़ा बहुत. और इन दोनों के बीच में आर्क बनती है ना. दिस आर्क इज मीडियन आर्क्यूट लिगामेंट. दिस इज हाउ इट गोज, राइट. बिलो दिस वन विल बी दी एब्डोमिनल aorta. यहां से aorta थोरैक्स से एब्डोमेन में आ जाएगा ऐसे. ये इसोफेजियल ओपनिंग है, यहां से इसोफेगस आएगी एब्डोमेन में, और वेना केवल ओपनिंग है, वहां से वेना केवा आएगा, राइट. मतलब एब्डोमेन से वो थोरैक्स में जाएगा. दैट इज हाउ देयर आर ओपनिंग्स विद इन द डायफ्राम. लेकिन मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने ओरिजिन बताया, तो अभी ये क्रस है, राइट क्रस, ये लेफ्ट क्रस है. राइट क्रस लॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर है. क्यों? बिकॉज राइट साइड पर ये लिवर होता है. अभी मैंने बच्चे को पूछा ना कि यार दिस इज द लिवर. लिवर इज वेरी लार्ज ऑर्गन एंड इसको नीचे उठाना पड़ेगा ना ड्यूरिंग रिस्पिरेशन. सो दिस क्रस शुड बी स्ट्रॉन्ग टू पुल द लिवर डाउन. सो राइट क्रस इज ऑलवेज लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड इट गोज अप टू द L3 वर्टेब्रा. वहां से आता है. एंड दैट वन कम्स फ्रॉम the left one is up to the L2. तो हमने आर्क्यूट लिगामेंट बताए और राइट एंड लेफ्ट क्रस बताया जो इधर लगा हुआ है. राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस बताया मैंने कि अपर 3 से आता है, ये अपर 2 से आता है. ये स्ट्रॉन्ग होता है. क्यों स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज इट हैज टू पुल डाउन द लिवर, ठीक है. और बीच वाला मैंने मीडियन आर्क्यूट लिगामेंट बताया एंड दैट इज जस्ट कवर्स द tendinous arch over the abdominal aorta. Here will be the aorta. Okay, so this concludes our actually origin. तो मैं origin आपको समझ में आ गई, ऐसा क्रॉस चेक कर लेते हैं एटलीस्ट जस्ट 1 मिनट में कि
इसके कितने पार्ट होते हैं ओरिजिन के? रोल नंबर 125 बताएगा मेरे को। 125 प्रेजेंट होना चाहिए हर बच्चे को, बैठने का, हर बच्चे को पढ़ के। यस, टेल मी। 3 पार्ट नाम बताओ, 3 ओरिजिन के नाम बताओ, कौन सी जगह से आता है डायफ्राम? डायफ्राम कम्स फ्रॉम विच 3 प्लेसेस? पता हो तो बोलो, नहीं तो मना कर दो, तो मेरे को पता चले क्या आपको समझा कि नहीं समझा। सॉरी सर। नहीं पता है तो याद रखो कि 3 जगह से आता है, स्टर्नम, ठीक है, कॉस्टल कार्टिलेज एंड रिब्स, एंड दी लंबार पार्ट वर्टेब्रा एंड द आर्क्यूट लिगामेंट्स। ठीक है, तो इसको नहीं समझा, लेकिन बाकी बच्चों को मैं बताता हूँ कि आपको याद रखना बेसिक जरूरी है, एकदम डिटेल में मैं नहीं जाऊं, लेकिन बेसिक जरूरी होता है। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि राइट क्रस ऑफ डायफ्राम जो है ना, राइट क्रस, वो कितनी वर्टेब्रा तक, लंबार वर्टेब्रा तक एक्सटेंड करता है? ओके, एंड आंसर देगा रोल नंबर 149। देखते लास्ट के बच्चे आते कि नहीं आते। 149। यस सर। हाँ 149 बेटा बताओ कि राइट और लेफ्ट क्रस है ना, तो राइट क्रस कितनी वर्टेब्रा तक होता है? L1, L2 या L3? आई थिंक सर 3। ओके, L3 तक जाता है, ठीक है। and why it is going down and why it is strong? उसका फंक्शन क्या है? राइट क्रस को क्यों स्ट्रॉन्ग बनाया नेचर ने? why it has been put up stronger and longer? पता है? To support liver, maybe. To not to support, to pull down the liver during the inspiration. हम इंस्पिरेशन में ऐसे नीचे आता है ना डायफ्राम, तो लिवर को नीचे लाने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द रेशनल ऑफ द राइट क्रस ऑफ डायफ्राम बीइंग स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर। ओके, ये एक फेवरेट वाइवा टाइप क्वेश्चन होता है कि आपको ये डायफ्राम की ओरिजिन की एकदम माइन्यूट डिटेल कोई ना पूछे, लेकिन बेसिक पूछेगा कि इसका क्या काम है। All the fibers, now you can see all the fibers are converging here to the central tendon. अब सेंट्रल टेंडन का शेप देखो कैसे दिख रहा है, ऐसे ट्राइफोलिएट है ना, ट्राइलोबार, ये एक आगे की तरफ है और ये दोनों तरफ है, तो ऐसा ट्राइलोबार दिख रहा है। सो दिस इज द सेंट्रल टेंडन। और इधर देखो सेंट्रल टेंडन सेंटर में, फाइबर्स सब तरह आगे से आए, साइड से आए और पीछे से आए। पीछे लंबार वाले, these are from the costal part and these are fibers from sternal part, all converge to the central tendon and it has fused with the fibrous pericardium of the heart. आपको पता है ना पेरिकार्डियम के कितने पार्ट्स है? फाइब्रस पेरिकार्डियम है, दूसरा कौन सा होता है? किसी को भी पता? ओपन क्वेश्चन है ये। सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, आपको समझा सीरस पेरिकार्डियम, उसके भी लेयर होते हैं, फिर बाद में चलेंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया कि फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ ही फ्यूज होता है। ठीक है, सो सेंट्रल टेंडन इज फ्यूज्ड विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। तो ये सेंट्रल टेंडन हो गई इधर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल टेंडन जो है, डायफ्राम का इंसर्शन जो है, इज नॉट टू एनी बोन। हम ओरिजिन इंसर्शन पढ़ाते हैं ना ऐसे, तो ओरिजिन इधर बोन से है, तो इंसर्शन कौन से बोन पर है? तो मैं ऐसे कल को पूछ लूँ आपको कि भाई डायफ्राम का इंसर्शन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स करके, फिर आप बोन ढूंढना शुरू करें कौन सा बोन था करके। Got it? So what I want you to know is there is no bony insertion for the diaphragm. There is a tendinous insertion and that is the central tendon and it fuses with the fibrous pericardium. इस तरह से तो ये ओरिजिन इंसर्शन हमारा हो गया। ठीक है, डायफ्राम का। अब आगे चलते हैं। डायफ्राम के अंदर ओपनिंग्स है जो मैंने दिखाया आपको, 3 ओपनिंग्स हैं, तीनों देखे हमने उधर। ठीक है, 3 ओपनिंग के नाम तो बहुत लॉजिकल है, वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। So let me put up a picture here and very simple. आप देख सकते हैं, this is the diaphragm. Can anyone tell me which is this type of section? ये section कौन सा है? Horizontal section है या sagittal section है या coronal section? Sagittal. Very nice. Sagittal section. Perfect, perfect. I am happy. I want to just know that your backgrounds are perfect. So just I want to cross check क्या हमको समझ में आ रही है, ऐसे ही रट्टा नहीं लगाने का. We want to understand. So this is what is the sagittal section and you can see the diaphragm here. This is the thorax, pericardium and the heart here and this is with the abdominal organs here. तो आपको दिख रहा है ना, here is the inferior vena cava, this is the esophagus and this is the aorta. तो ये लेवल देखो,
This is a thoracic 8, T8. T8 पर inferior vena cava opening होता है, वहां से inferior vena cava अंदर जाएगा. T10 level पर esophagus, it comes down here. Okay. And T12 पर thoracic aorta will become abdominal aorta and enters into the abdomen. So vertebral level of this vena cava opening is important to know. क्योंकि कई बार वो सिंपल रिकॉल क्वेश्चंस में आ जाते हैं. जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, उधर फाइब्रस पेरिकार्डियम वाला बच्चे ने जवाब दिया था, करेक्ट था वो, कि सेंट्रल टेंडन किससे फ्यूज होती है, तो पेरिकार्डियम से फ्यूज होती है. आप पढ़ के आए होते और थोड़ा बहुत समझ में आया था तो जवाब दे सकते हैं. लेकिन आपको अभी समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन का जवाब इधर ही कहीं था. अब ये वेना केवल ओपनिंग की बात चली थी. वेना केवल ओपनिंग इज एट द लेवल ऑफ वर्टेब्रा का नंबर बताओ. T8. Okay, very nice. T8. Okay, T10 पर इसोफेगस है और T12 पर एब्डोमिनल ऑर्टा है. तो नाम क्या है? वेना केवल ओपनिंग. इसका नाम क्या है? इसोफेजियल ओपनिंग. इसका नाम क्या है? ऑर्टिक ओपनिंग. ओपनिंग को हाइटस भी बोलते हैं, आपको पता ही है, हाइटस. So this केवल hiatus, this is esophageal hiatus, and this one is the aortic hiatus. Levels क्या है? T8 for the vena cava, T10 for esophagus, and T12 for abdominal aorta. So okay, aorta. So this is what is about the openings. तो बेसिक तो आपको समझ में आ गई कि तीन के नाम तो गड़बड़ नहीं करेंगे आप लोग, कि aorta वाला ओपनिंग कहाँ पे है, where is the vena cava opening and where is the esophageal opening. अब कई बार क्रेडिट क्वेश्चंस लगाते हैं ना, तो उसके साथ साथ कोई और स्ट्रक्चर भी होता है. ये तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन बड़े लोगों के आजू बाजू में छोटे लोग भी हाथ साथ साथ में चलते होते हैं बेचारे, तो उसको भी कोई बार याद कर लेना चाहिए ना. समझे मेरी बात? तो उसके आजू बाजू में कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स छोटे भी साथ में ना, तो उसको जरा याद करते हैं हम. तो केवल हाइटस है ना ओपनिंग है, तो इसमें इंफीरियर वेना केवा तो है ही है, साथ में राइट फ्रेनिक नर्व भी है. राइट फ्रेनिक नर्व भी साथ में होता है. ओके. इसोफेजियल हाइटस के साथ में वेगस भी होता है और एसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी होती है. तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि A to Z छोटी से छोटी चीज सबको आ जाए. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट. ये मेमोरी की एक स्ट्रेच करने वाली लिमिट तक जा सकती है, बट एटलीस्ट आप इसोफेगस एंड इसोफेजियल ओपनिंग एंड T10 ये मिस नहीं करेंगे तो ये बहुत अचीवमेंट हो गया, बड़ा अचीवमेंट. उसके ऊपर जो याद रखेगा वो क्रेडिट क्वेश्चन. किसी बच्चे ने ज्यादा एफर्ट लगा, उसको मेरे को ज्यादा मार्क देना, तो मैं 2 सवाल और पढ़ा दूंगा कि ठीक है बेटा बताओ और क्या होता है. अच्छा ठीक है, वेरी नाइस. ऑर्टिक में क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम ऑर्टा देयर इज थोरेसिक डक्ट एंड अजाइगस वेन, राइट. सो दीज आर द अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दिस ओपनिंग्स. तो कई बार ट्रिकी क्वेश्चन डालना हो ना, मेरे को कोई जानना हो कि सबको नहीं आएगा आंसर, मेरे को जाना है 1-2 बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ा के आए होंगे, वो जवाब देंगे. सो मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा कि ऑर्टिक ओपनिंग में से कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है, और नीचे वो ऑर्टा ढूंढ रहा होगा. ऐसे तो ऐसे बनेगा, ऑर्टा तो कीवर्ड है अंदर, तो ऐसे थोड़े ऑप्शन बनेगा. तो ऑर्टिक ओपनिंग में से कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है, फिर बताएंगे इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक, वेगस, राइट फ्रेनिक एंड अजाइगस वेन. अब आप जवाब दें. आपको मेरा सवाल समझ में आया ना? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन कैन बी डिजाइन्ड बाय रीडिंग द मटेरियल. आप समझेंगे ना, आप खुद को क्वेश्चन बना सकते हैं, मेरे लिए बना सकते हैं कि सर ऐसा करते थोरेसिक डक्ट पूछना है. अच्छा पूछते हो कौन से ओपनिंग से पास होती है, अब लिखते ऊपर थोरेसिक डक्ट पासेस फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्टेब्रल ओपनिंग एट वर्टेब्रल लेवल, T6, T8, T10, T12. तो T12 आ गया. आपने बनाया क्वेश्चन, मैं थोरेसिक डक्ट पूछनी है. सो यू अंडरस्टैंड माय रेशनल ऑफ डिजाइनिंग द क्वेश्चंस. ठीक है. तो ये आपको मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल्स दी, तो आपको 3 ओपनिंग के नाम तो पता ही होने चाहिए. अदर स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है, क्रेडिट क्वेश्चन की तरह है, और whether somebody reads it perfectly he gets more score, so that is but natural. Work hard, get more. तो ये 3 ओपनिंग की बात हो गई. अब अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी स्मॉल ओपनिंग्स. बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग है, और हर एक में से कुछ ना कुछ जा रहा है. एकदम हर चीज नहीं याद रहेगी आपको, तो मैं सिर्फ बता, क्रश में से है ना स्प्लैंक्निक नर्व्स जाते हैं, और लेफ्ट क्रश में हेमीअजाइगस वेन भी होती है, थोरैक्स में आपने पढ़ी है. अजाइगस एंड हेमीअजाइगस आपने थोरैक्स में पढ़ी है. सो यू नो दिस वेन्स, दे आर हेमीअजाइगस पासेस थ्रू लेफ्ट क्रश, वो एब्डोमेन से शुरू होकर निकलती है. सिंपैथेटिक चेन इज बिहाइंड मीडियल आर्क्योट लिगामेंट.
सब कॉस्टल 12th वाले, इंटरकॉस्टल ऊपर 11 तक है, आफ्टर दिस 12th इज सब कॉस्टल, वो कहा लेटरल आर्कियोट लिगामेंट के नीचे से। एंड एपिगेस्ट्रिक सुपी एपिगेस्ट्रिक वेसल्स एंटीरियर की तरफ होती है ना एपिगेस्ट्रिक, तो रेक्टस शीथ पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? रेक्टस शीथ के कंटेंट में ब्लड वेसल्स के नाम बताओ, रोल नंबर मेरे को देगा जवाब 160। रेक्टस शीथ के कंटेंट के नाम बताओ, उसमें ब्लड वेसल के नाम बताओ, रोल नंबर 160, प्रेजेंट हो तो ठीक है, नहीं तो एब्सेंट। यस सर। ओके धार्मिक बताओ, आपको पता है रेक्टस शीथ के कंटेंट क्या क्या? एब्डोमेन चल रहा है ना और वो टॉपिक हो चुका है। यस सर। तो रेक्टस शीथ के अंदर ब्लड वेसल्स के नाम बताओ मेरे को। रेक्टस मसल तो सबको आता होगा, रेक्टस शीथ रेक्टस मसल के लिए होती है, पता है ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? यस और नो? नहीं हो तो कोई बात नहीं, मना करो, पढ़ो। लेकिन रिपीट प्लीज क्वेश्चन। क्वेश्चन इज rectus sheath contains which of the blood vessels, which are the blood vessels present in rectus sheath? rectus sheath के अंदर कंटेंट होते हैं, मैं नाम देता हूं तो मसल्स, rectus abdominis and pyramidalis। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, which blood vessels are present in rectus sheath? rectus sheath तो पढ़ी ना आपने? यस सर। हाँ, तो उसमें ब्लड वेसल के नाम बताओ, पता है? एक तो इधर ही दिख रही है स्क्रीन पर, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, एक इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक और दूसरी एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। नहीं, दूसरी वाली ये नंबर 4 पर जो लगी है, क्या नाम है वो पढ़ो उसका नाम। सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक। हाँ, so superior and inferior epigastric vessels are present in rectus sheath। तो superior epigastric जब abdomen में आती है ना, तो it passes through this opening which is known as Lary space और foramen of Morgagni, ठीक है, उससे आती है ये, right? So this is what is the foramen of Morgagni। It is between xiphoid process and 7th costal cartilage, और वो स्पेस में से superior epigastric abdomen में एंटर होती है, and that foramen is known as Lary space और the foramen of Morgagni, ठीक है? तो आपको ये स्पेस समझ में आ गई, foramen of Morgagni। बाकी जो 8-9 वाली कॉस्टल कार्टिलेज के पार्ट वाला जो मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स होता है, वहां से मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स एब्डोमेन में आती है, वो पियर्स करती है डायफ्राम को वहां पे, और अराउंड सेंट्रल टेंडन में सपोज है स्मॉल वेसल्स होती है। लेकिन मेरे लिए फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यहाँ से भी हर्निया होता है, मॉर्गेग्नीज हर्निया। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नी, और वो लेरी स्पेस में होता है, ठीक है? वो लेरी स्पेस एंड फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नी इज सेम टर्म। ओके, तो आपको ये अदर स्मॉल ओपनिंग्स इज सम क्रेडिट क्वेश्चन लाइक थिंग, ठीक है? थोड़ा एफर्ट्स लगाना, लेकिन ये नाम याद रखना जरूरी है। ओके, सो लेट्स गो टू दी दिस पिक्चर व्हिच शोज यू ब्लड वेसल्स एंड द नोज ऑफ द डायफ्राम, ठीक है? तो लॉजिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके नाम कैसे, तो डायफ्राम में तो फ्रेनिक नाम लगना चाहिए, तो फ्रेनिक नाम लगना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द inferior phrenic vessels, और नर्व का नाम क्या बनेगा? दी राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है? तो ब्लड वेसल एंड नर्व्स का नाम इजी है आपके लिए, फ्रेनिक वर्ड उसके अंदर होता है, ठीक है? तो ये हम ब्लड वेसल्स और नर्व्स की बात कर रहे हैं, तो नर्व्स तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज दैट विल कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, तो वो नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व। तो इधर एक टेबल लगाया मैंने, जिससे आपको आइडिया आता है कि ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट ऑफ डायफ्राम में देयर इज अ डिफरेंस, राइट? एंड आर्टेरियल सप्लाई भी डिफरेंट है, वेनस ड्रेनेज भी डिफरेंट है, लिम्फेटिक भी डिफरेंट है, और नर्व सप्लाई तो मोटर सप्लाई आता है फ्रेनिक से, और सेंसरी सप्लाई आता है दूसरे नर्व से। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आर्टेरियल सप्लाई में सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम में सुपीरियर फ्रेनिक है, इंफीरियर सरफेस में इंफीरियर फ्रेनिक है, वेनस ड्रेनेज में ऊपर की तरफ मस्कुलोफ्रेनिक है, नीचे की तरफ इंफीरियर है। लिम्फेटिक्स है ना, ऊपर के वाले डायफ्रानिक नोड्स में जाते हैं और नीचे वाले लंबार नोड्स में जाते हैं। तो मैं आपके लिए पूरी टेबल पढ़ने को नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक कीवर्ड्स बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अबाउट देयर वास्कुलेचर एंड लिम्फेटिक्स। नर्व के अंदर आ गया मोटर नर्व, फ्रेनिक नर्व है, रूट वैल्यू ऑफ फ्रेनिक नर्व क्या है? C345। और सेंसरी नर्व सप्लाई डायफ्राम का कैसे आता है? तो सेंट्रल पार्ट इज बाय फ्रेनिक नर्व सेम है,
मोटर सेंसरी सेम है सेंट्रल पार्ट में, लेकिन पेरिफेरल के अंदर इंटरकोस्टल नर्व्स है ना सबकोस्टल नर्व है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द सेंसरी सप्लाई ऑफ द डायफ्राम। मोटर को हम फोकस में रखेंगे और सेंसरी की जब भी बात होगी हम उसके अंदर थोड़ा बहुत रिलेवेंस आएगा तो बताएंगे। बाकी चीजें जो टेबल में लगी है वो आपको ये जानने के लिए लगी है कि इसकी डिफरेंस है, ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है? तो ये हमने आर्टेरियल वेनस लिम्फेटिक्स बताया और इनर्वेशन बताया। इनर्वेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वास्कुलेचर पिक्चर दिखा रहे हैं हम कि कहाँ से ब्लड वेसल्स आती है। तो ये आपकी ऐसे ही मस्कुलोफ्रेनिक आ गई, सुपी एपिगेस्ट्रिक इधर आ गई, इस तरह से उसमें से ब्रांचेस निकल फ्रेनिक वेसल्स बन गई, ठीक है? तो ऑर्टा से भी आती है। तो इस तरह से फ्रेनिक वेसल्स की डिटेल्स में जाने की हमको आज जरूरत नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि उसका नाम फ्रेनिक है, ठीक है? और नर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसकी क्लिनिकल में इंपॉर्टेंस है। फ्रेनिक नर्व आता है हेड एंड नेक से, C3, 4, 5 सर्वाइकल, 3rd, 4th, 5th स्पाइनल नर्व्स वहां से बना है, पूरा थोरेक्स क्रॉस करके। आपने देखा ना थोरेक्स में, फ्रेनिक देखा था आपने थोरेक्स में, पेरिकार्डियम के आजू बाजू में होता है एंटीरियरली, तो वो फ्रेनिक नर्व है। वो फ्रेनिक नर्व फिर एब्डोमेन में आके इसको सप्लाई करता है, ठीक है? सो दैट इज द फ्रेनिक नर्व। इसका रीजन क्या है पता है आपको? व्हाई फ्रेनिक नर्व व्हिच इज कमिंग फ्रॉम सर्वाइकल रीजन एंड सप्लाइज द डायफ्राम व्हिच इज बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ऐसा क्यों है भाई? Because development of diaphragm takes place in the neck. वेरी हेड एंड नेक, मतलब हेड रीजन सबसे ऊपर, क्रेनियल मोस्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, क्रेनियल मोस्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सेप्टम ट्रांसवर्सम में, वहां से आता है, वो नीचे आता है गिर के। जब when it goes down, it carries its nerve supply along with it. That's why it receives nerve supply from the cervical nerves, because it developed in cervical region embryologically, then it migrated and located between thorax and abdomen and make a partition in the cavity. अब वो पार्टीशनिंग में, कैविटी की पार्टीशनिंग में या ये डेवलपमेंट में कुछ एरर हो जाता है, तो फिर हमारे जब बच्चे को पहली स्लाइड में प्रॉब्लम चलाना, पिक्चर में दिख रहा था, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आने हैं। So, but rational for the cervical nerve supplying diaphragm is the development, embryology, and migration of diaphragm from the cranial region up to the thorax. ठीक है? तो ये अब हो गए। और सेंट्रल पार्ट में फ्रेनिक ही होता है और पेरिफेरल पार्ट में इंटरकोस्टल नर्व्स होते हैं, ठीक है? अब एक एग्जांपल समझते हैं इसका, कि मानो कि इधर डायफ्राम में ये फ्रेनिक नर्व है, ठीक है? ये सेंसरी भी है, मोटर भी है। यहाँ पे टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज है। दिस इज द टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अभी, क्योंकि ये टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज मेरे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सो टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज को कनेक्ट करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, द वन व्हिच डिवाइड्स द रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन, तो प्लेन का नाम बताएगा कोई मेरे को? रोल नंबर के हिसाब से नहीं पूछता, मैं ओपन छोड़ता हूँ। एनीवन हु नोज टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज से पास होने वाली प्लेन का नाम बताओ, which is important for division of the regions of abdomen. Anyone? Transpyloric plane. plane. Very nice. Transpyloric. Transpyloric plane. ठीक है? Transpyloric. Transpyloric plane के at the level of transpyloric plane, at the tip of the 9th costal cartilage, कौन सा organ होता है? At the tip of 9th costal cartilage, कौन सा organ होता है? Transpyloric plane पर किसी को भी पता? ओपन क्वेश्चन है। फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। एक्सेलेंट। किसने बताया? नाम बोलो। सो 51 रोल नंबर केविल। ओके केविल, एक्सेलेंट। तो फंडस ऑफ गोल ब्लैडर है। अब हम ये लॉजिक लगाते हैं कि फंडस ऑफ गोल ब्लैडर में इंफेक्शन हो गई पेशेंट को, इंफेक्शन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, वी कॉल इट कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है? तो कोलेसिस्टाइटिस इंफेक्शन हो गई, इन्फ्लेमेशन हुई। अब वो ये गोल ब्लैडर जो है ना फंडस, वो पैराइटल पेरिटोनियम को वहां टच करेगा जो डायफ्राम के पास होगा, तो वो लेवल का सेंसरी सप्लाई फ्रेनिक नर्व है, ठीक है? फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू है C345 एंड ये सेंसेशन जैसे ही वो पॉइंट करेगा ना अपने को, ऐसे किधर पेन है तो इधर पेन है, तो प्रेस करेंगे ना एट द टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज, जैसे पैराइटल पेरिटोनियम को इन्फ्लेम्ड है
गॉल ब्लैडर टच करेगा ना, पेशेंट ऐसे बोलेगा, अरे बाप, विंसिंग करेगा ना. व्हाट इज इट? मर्फी साइन, आपको पता होगा. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द टच, इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर टचिंग टू द पैराइटल पेरिटोनियम. पैराइटल पेरिटोनियम का सोमेटिक पेन है. लेकिन if it is not touching to the parietal peritoneum, patient will not point कि मेरे को इधर प्रॉब्लम हो रहा है at the tip of 9 costochondrial वाली जगह पे, ऐसे पॉइंट ही करेगा आपको, because that is somatic pain, he will point. But if it is not somatic and visceral pain, तो वो पेन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में because of the phrenic nerve C345. और ब्रेन को तो विसरा से आने वाले पेन के ऊपर सोमेटिक पेन की इंपॉर्टेंस है. तो कौन से नर्व्स की सोमेटिक नर्व्स की रूट वैल्यू C345 के आसपास है? कोई भी जवाब दे सकता है. अपर लिप में आता है, Supraclavicular nerve. सुप्राक्लेविकुलर नर्व, उसकी वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू सेम है. सो व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन? ब्रेन परसीव्स द पेन कमिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर एज अ पेन कमिंग फ्रॉम टिप ऑफ द शोल्डर. तो पेशेंट मेरे को बताएगा कि सर मेरे को तो इधर प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत पेन है. आप शोल्डर का एक्सरे निकाल के बैठे, बट यू कैन नॉट फाइंड आउट एनीथिंग देयर. एक्सरे में सब कुछ बराबर है, लेकिन पेशेंट तो यही पॉइंट कर रहा है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है. आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिफर्ड पेन है. रिफर्ड पेन की डेफिनेशन तो पता है ना, रिफर्ड पेन फ्रॉम डीप विसरल ऑर्गन टू द सोमेटिक रीजन बिकॉज ऑफ द सेम स्पाइनल सेगमेंट. तो C345 की इंपॉर्टेंस ये है, और ये नर्व की इंपॉर्टेंस है इधर. फ्रेनिक नर्व को कुछ हो गया ना, फ्रेनिक नर्व सपोज वो मीडियास्टाइनम में से क्रॉस हो रहा है और इधर ट्यूमर हो गया और नर्व बेचारा खलास हो गया, इधर उधर इन्फ्लेम हो गया, उसको प्रॉब्लम हो गई. सो इफ द नर्व इज इन्वॉल्व्ड हियर, देयर विल बी पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम. अब डायफ्राम का बायलेटरल पैरालिसिस ज्यादा नहीं कॉमन है, क्योंकि एक साइड पर कुछ होगा तो एक साइड पर होगा. तो वी कॉल इट यूनिलैटरल पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्रेनिक. समझा आपको? तो ये इनर्वेशन की इंपॉर्टेंस है. गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इज द नर्व सप्लाई. व्हाट इज द नर्व सप्लाई? मोटर, फ्रेनिक, रूट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं हम लोग भी. क्यों ऐसा है? क्योंकि वो रिफर्ड पेन के लिए मेरे को काम चाहिए. सेंसरी सप्लाई भी हमने बता दिया. अब एक्शन ऑफ डायफ्राम है. एक्शंस ऑफ डायफ्राम तो लॉजिकल है और रिस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, वो तो आप थोरैक्स में पढ़ चुके हैं. ओके, तो इट इंक्रीजेस द वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरैक्स. जैसे डायफ्राम नीचे आता है तो वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरैक्स बढ़ता है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर, दैट इज इंस्पिरेशन. ओके, सो प्लीज लिसन द माय क्वेश्चन नाउ to particular students now because thorax is already done. तो प्लीज किसी का माइक्रोफोन चालू है, बंद करो. जिसका नंबर बोलूं वही चालू रखे. ओके, सो डायफ्राम वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज करता है. अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, रोल नंबर मेरे को जवाब देगा 117. कोई है क्या? 117. अच्छा, बोलो. आप मेरे को ये बताओ कि थोरैक्स में एंट्रोपोस्टियर डायमीटर कौन इंक्रीज करता है? विच मैकेनिज्म से इंक्रीज होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ रिब्स. मैं ऑप्शन दे देता हूं, पंप हैंडल एंड बकेट हैंडल. अब एंट्रोपोस्टियर में कौन सी आती है? एंट्रोपोस्टियर डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय विच टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द रिब्स? पंप हैंडल या बकेट हैंडल? आप दो में से एक जवाब देंगे. Bucket handle. बकेट हैंडल फॉर एंट्रोपोस्टियर डायमीटर. दूसरे किसी को मैं पूछता हूं, रोल नंबर 27. रोल नंबर 27 है क्या? रोल नंबर 27 एब्सेंट है, कहीं आगे पीछे मोबाइल रख के चले गए. ओके, सो रोल नंबर 7 बताओ. Sir, pump handle. पंप हैंडल. तो ट्रांसवर्स डायमीटर इज इंक्रीज बाय बकेट हैंडल मूवमेंट और एंट्रोपोस्टियर डायमीटर इज बाय पंप हैंडल मूवमेंट. तो याद रखो, ये थोरैक्स का क्वेश्चन है. थोरैक्स खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं पढ़ने का, याद नहीं होना चाहिए. हम तो इंस्पिरेशन पर चल रहे हैं.
इंस्पिरेटरी मसल की बात कर रहे हैं डायफ्राम की, इट इंक्रीजेस वर्टिकल डायमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा लॉजिक में, यही बनना है कि भाई ट्रांसवर्स डायमीटर कौन बढ़ाता है थोरैक्स का, तो बकेट हैंडल मूवमेंट। एंट्रोपोस्टियर डायमीटर पंप हैंडल मूवमेंट। ओके, सो जो बेटा जिसको समझा नहीं ना तो ये समझो, ये एंट्रोपोस्टियर डायमीटर पंप हैंडल मूवमेंट से होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर बकेट हैंडल। बकेट ऐसे हैंडल ऊपर करके ट्रांसवर्स बढ़ेगा और स्टर्नम ऊपर जाता है, एंट्रोपोस्टियर वाला डायमीटर इंक्रीज करता है। अपार्ट फ्रॉम इट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग, जैसे कि मिक्चुरेशन में होता है, डिफिकेशन में होता है, पार्चुरेशन में होता है। तो एब्डोमेन को आप प्रेशर बढ़ाना ना, तो दैट इज व्हाट इज आल्सो व्हेन इट कम्स डाउन इट इंक्रीजेस द प्रेशर। वेट लिफ्टिंग में भी सेम ही है, और ये थोरेको एब्डोमिनल पंप है, राइट। सो फॉर द वेनस ड्रेनेज, तो इससे एब्डोमेन के प्रेशर में चेंजेस आती रहती है। ओके, एंड वन मोर थिंग इज द पोजीशन ऑफ डायफ्राम इज डिफरेंट। आप सोए होते हैं ना तो इट इज हाईएस्ट, क्योंकि एब्डोमेन का ऑर्गन्स उस पर चले जाते हैं, उसको थोड़ा ऊपर लगा देते हैं। जब आप बैठे होते तो इंटरमीडिएट पोजीशन में होता है, एंड आप खड़े होते तो लोएस्ट होता है। सो दिस इज व्हाट इज द चेंज ऑफ डायफ्राम बाय पोजीशन। सुपाइन में हाईएस्ट होता है, लो स्टैंडिंग में लोएस्ट होता है, उसकी लेवल चेंज होती रहती है थोड़ी बहुत। और बच्चों में भी वो ऐसे ही होता है, बच्चों में हायर पोजीशन पर होता है क्योंकि लीवर की साइज बड़ी होती है ड्यूरिंग अर्ली फेज। फिर जैसे ग्रोथ होती है ना बच्चे की, देन देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द थोरैक्स, एब्डोमेन एटसेट्रा, हेड एंड नेक, सभी चेंजेस आते हैं बच्चे के। बच्चे का हेड देखे कितना बड़ा होता है, फिर एकदम छोटा है, थोरैक्स बड़ी अभी बड़ी दिखती है, हेड छोटा दिखता है, right? So there are changes which is transition during development, postnatal development I call it, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रिब्स होती है, मैंने सवाल पूछा था किसी को कि रिब्स नियोनेट्स में कैसी होती है, ऑब्लिक होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। एडल्ट में ऑब्लिक होती है, न्यूबॉर्न में हॉरिजॉन्टल होती है। एंड दैट इज व्हाई व्हेन बेबी इज स्लीपिंग, लुक एट द बेबी, वो एब्डोमेन ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों? डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसका एब्डोमिनल ब्रीथिंग होता है, कॉस्टल ब्रीथिंग नहीं होता, थोरेसिक ब्रीथिंग नहीं होता, कम होता है, क्योंकि रिब्स तो हॉरिजॉन्टल है। सो इट कैन नॉट डू बकेट हैंडल एंड पंप हैंडल मूवमेंट। आपको मेरा रेशनल समझ में आ रहा है ना? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज द डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से बेबी की इंस्पिरेशन चलती है, एक्सपिरेशन चलती है ये एब्डोमिनल ब्रीथिंग में। ओके, सो बिकॉज द रिब्स आर हॉरिजॉन्टल, इसलिए आप एक्सरे देखेंगे ना बच्चे का तो उसकी रिब्स ऑब्लिक नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल दिखेगी, तो एबनॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल एक्सरे है। बेबी का एक्सरे देखा और हॉरिजॉन्टल रिब्स देखी, इसमें गड़बड़ होगी ऐसा करके सर नहीं को जाना। सो दैट इज व्हाई यू शुड नो दैट इन न्यूनेट्स द रिब्स लुक्स हॉरिजॉन्टल। लेकिन एडल्ट में लिप्स हॉरिजॉन्टल होने लगेगा और बैरल चेस्ट लगेगा, तो फिर डिजीज कौन सा है, किसी को पता है? एनीवन? ओपन, एनीवन कैन आंसर? किसी को पता है? थोरैक्स हो गया इसलिए पूछ रहा, नहीं तो नहीं पूछता। फ्लैट चेस्ट। हाँ, बैरल चेस्ट एडल्ट में होगा ना, बैरल की दिखाएगी, हॉरिजॉन्टल रिब्स दिखेगी। तो कौन सी कंडीशन होती है? स्मोकर्स में होती है, क्रोनिक स्मोकर्स में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। ठीक है, याद रखो इसको, क्लिनिकल में आगे जाके बहुत सारे पूछेंगे इस पे सवाल। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। उसके अंदर हवा अंदर भरती है, बाहर नहीं निकलती है। फिजियोलॉजी वालों ने नहीं पढ़ाया क्या आपको? फिजियोलॉजी में आता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पल्मोनरी फंक्शंस में। तो पल्मोनरी डिजीज में ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज व्हिच इज वेरी कॉमन इन स्मोकर्स, ठीक है। उसमें हवा अंदर भरती, बाहर नहीं निकलती, तो फिर ऑल्वेलाई बढ़ती ही बढ़ती है, फूट भी जाएंगे, बलून में हवा भरेंगे फूट जाएंगे। सो दैट इज व्हाई this particular dilatation of alveoli and expansion of the lungs, emphysema बोलते हैं उसको, इससे फिर रिब्स हॉरिजॉन्टल हो जाती है और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। So that is why horizontal ribs in child is normal, newborn, and adult abnormal, barrel chest दोनों में, barrel chest abnormal है adult में, जिसके अंदर COPD का चांस है, right? COPD causes this type of thing. So ये हमने एक्शंस बता दी, डायफ्राम का मेन फंक्शन समझा दिया कि डायफ्राम का ये काम है, इंस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। और पैरालिसिस जिसका होगा तो रिस्पिरेटरी में डिफिकल्टी तो नहीं है, जब एडल्ट है तो थोड़ा सा कवर करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा काम नहीं कर सकता। अब ये नेक्स्ट पार्ट आ गया डेवलपमेंट का। अब डायफ्राम, मैंने पहला ही सवाल पूछा था कि भाई कहाँ बनता है, तो बच्चे ने जवाब दिया कि हेड एंड नेक रीजन से बनता है। दैट्स इज व्हाई
the nerve supply is from C345, right? तो वहां से बन के और नीचे के पार्ट सब मिल मिला के एक पार्टीशन बनना है अपने को। तो पार्टीशन 4 डिफरेंट कंपोनेंट से बनता है वो डायफ्राम, 4 डिफरेंट कंपोनेंट है इधर। और वो फोटो में मैं दिखाता हूं कि ये वाला फोटो देखो, ये डायफ्राम को बनना है। तो ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम वाला पार्ट है ना, वो हिडन नेक से ऊपर से नीचे आने लगा। ओके, सो दैट इज सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है, इधर जो ब्लू कलर की लगी हुई ना, ओरिजिनली थोरेक्स एंड एब्डोमेन इज कंटिन्यूअस विथ ईच अदर। वो जब आप मैडम बनाएगी ना आपको एम्ब्रियोलॉजी, शी विल टीच यू इन डिटेल। माय जॉब इज टू जस्ट कोरिलेट दिस एम्ब्रियोलॉजी विद द congenital anomalies of the diaphragm in the study of diaphragm। मैं anatomy of diaphragm पढ़ा रहा हूँ, साथ में congenital correlate कर रहा हूँ। तो एम्ब्रियोलॉजी में भी आनी चाहिए और मैं भी समझा रहा हूँ। एम्ब्रियोलॉजी काफी डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको, मैं ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू में क्या बता रहा हूँ, लेट्स सी। ये सेप्टम ट्रांसवर्सम ऊपर से कैसे माइग्रेट होता है वो मैडम पढ़ाएगी आपको, और पढ़ा दिया हो तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ब्लू कलर है ना, ये कैविटी है ना, इट इज ओपन। तो पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियल कंटिन्यूअस होती है वो कैविटी शुरुआत में, जैसे उन्होंने पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल दोनों साइड होती है, दोनों को क्लोज करनी है अपने को। तो साइड से फोल्ड आता है, उसका नाम है प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड या प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन वो आके क्लोज कर देगी, तो ये ओपनिंग नहीं रहेगा, थोरैक्स एब्डोमेन सेपरेट हो जाएंगे। बीच में जो है ना मिजेंट्री ऑफ इसोफेगस है, ये मिजेंट्री ऑफ इसोफेगस भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है, ये वाली मिजेंट्री। ठीक है, मिजेंट्री ऑफ इसोफेगस से क्रस्ट ऑफ डायफ्राम बनते हैं, क्रूरा जो भी मैंने पढ़ा है ना, राइट लेफ्ट क्रस्ट, तो क्रूरा हो गए, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द इसोफेजियल मिजेंट्री। ओके, तो ये मिजेंट्री है, ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है, और ये जो कैनाल है ना वो क्लोज हो गई इधर। और बॉडी वॉल से भी थोड़ा बहुत पेरिफेरल कंट्रीब्यूशन आता है, दिस इज रेड कलर। ये बॉडी वॉल के मसल्स साइड से भी, पेरिफेरस भी थोड़ा बहुत डायफ्राम के फाइबर्स बनते हैं। सो सर्कमफरेंशियल पार्ट ऑफ द डायफ्राम इज फ्रॉम द बॉडी वॉल, पेरिफेरल बॉडी वॉल डेवलपमेंटली। ठीक है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी मस्कुलर पार्ट बनाता है, जो मोस्टली पोस्टीरियर पार्ट है। डॉर्सल पैड, जो बच्ची ने जवाब दिया था मेरे को शुरू में, डॉर्सल पैड वर्जन पार्ट वाज फ्रॉम द प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो ब्लू कलर इधर लगा हुआ है। और सेप्टम ट्रांसवर्सम सेंट्रल पार्ट बनाता है, सेंट्रल पार्ट वो आता है सेप्टम ट्रांसवर्सम से। और ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट ऑफ डायफ्राम जो भी है, वो डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इससे इसोफेगस से आता है। ठीक है, तो ये अनपैड वर्जन है, ये अनपैड है, ये पैड है। ये डायफ्राम सर्कमफरेंशियल है, ये वाला पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्राम, और ये आता है हिडन नेक से। ऐसे माइग्रेट करके, ऐसे जुड़ जुड़ा के डायफ्राम बना। तो डायफ्राम के 4 कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट है। अब ऐसा ना होता ना तो we would have been fine। क्यों? More you make a things complex, more you make a mistake। समझा? More you make a complex, more you will make a mistake। हाथ इधर करो, फिर ऊपर करो, फिर नीचे करो, ऐसे करो, फिर उंगली आगे पीछे करो। मैंने 4 चीज बताई, कैसे पता? Let's see what this man does. So 4 parts of Yeah, on. components, No problem. 4 parts when they combine together, if there is error of fusion of this particular parts, there will be a gap in the development of diaphragm। इधर गैप रहेगा, इधर गैप रहेगा, इधर गैप रहेगा, इधर गैप, कहीं भी गैप रह सकता है। और जो भी गैप रहेगा उसमें से ऑर्गन्स एब्डोमेन के थोरैक्स में चले आएंगे। तो मेरा रीजनल आपको समझाना कि डायफ्राम की डेवलपमेंट 4 अलग अलग जगह से आई ना, और ये दोनों को सबको मिलकर डायफ्राम बनाना। अब एक दूसरे से अलग रह गया ना, तो गैप बन गया। वो गैप दैट इज ओपनिंग, इट इज एबनॉर्मल ओपनिंग। वो 3 तो नॉर्मल ओपनिंग तो हमने देखे, और छोटे छोटे एबनॉर्मल ओपनिंग भी देखे थे, लेकिन उसके सिवा भी गैप बनेंगे, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको मैंने अभी इसको हटा के सवाल पूछता हूँ और आप जवाब देंगे मेरे को कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम कहाँ से आता है। रैंडम ओपन क्वेश्चन है, अभी कोई भी जवाब देगा। कौन से पार्ट से बताएं एम्ब्रियोलॉजी के? सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम, ठीक है, राइट, यू आर राइट। सो सेप्टम ट्रांसवर्सम से आता है सेंट्रल पार्ट। ओके, सो दूसरे पार्ट्स की क्वेश्चंस जब आगे आगे तो चलेंगे।
अब हम इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस करते हैं कंक्लूड करने से पहले, वन बाय वन हम देखते हैं कि हमको ये समझा तो इसकी इंपॉर्टेंस समझी कि नहीं समझी। ओके, सो लेट्स सी सम ऑफ द क्लिनिकल कंडीशंस। तो हिकअप है, हिकअप इज स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। तो हिकअप इज अ स्पास्मोडिक, इसे हेड की आवे गुजराती वाला बोले ना, हेड की आवे छे, तो ये हिकअप। ओके, शोल्डर टिप पेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं इधर पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया ना, फ्रेनिक नर्व एंड सुप्राक्लेविकुलर नर्व की रिवर्ट पेन। लेफ्ट हाफ ऑफ द डायफ्राम कॉन्जेनाइटली फाइब्रोसिस होता है ना, तो उसको इवेंट्रेशन बोलते हैं। प्लीज माइक्रोफोन किसी का ऑन हो तो बंद करो, वो इवेंट्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। पैरालिसिस भी मैंने समझा दिया, यूनिलेटरल पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम, बायलेटरल कभी नहीं होता, रेयर होता है। और डायफ्रामेटिक हर्निया अभी हम ऑलरेडी डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, तो फटाफट उसको समझ लेते हैं और उसी से हमारा केस सॉल्व करते हैं और आप जवाब देंगे मेरे को। अब कॉन्जेनिटल हर्निया जो होता है एक्वायर्ड बाद में आता है, लेटर ऑन इन लाइफ, उसमें ट्रोमेटिक होता है या कोई ओपनिंग बड़ा होता है और अपने आप वहां से थोड़ा ऑर्गन्स अंदर आ जाए, तो दैट इज एक्वायर्ड लेटर पार्ट। कॉन्जेनिटल कॉमन है, इधर बच्चों में होता है कॉन्जेनिटल डायफ्राम। पीडियाट्रिक्स वाले मैडम पढ़ाएंगे उधर, जब भी पीडियाट्रिक्स में पहुंचेंगे वो सर फोड़ेंगे आपका कि भाई आपको पता है ये सब, डायफ्राम की डेवलपमेंट नहीं पता और मेरे को कॉन्जेनिटल डायफ्राम की हर्निया पढ़ाने का। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि डेवलपमेंटली इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड दे हैज टू फ्यूज। इफ देयर इज एरर इन फ्यूजन इट विल कॉज एन ओपनिंग्स, दे आर एबनॉर्मल ओपनिंग्स फ्रॉम वेयर organs can come to the thoracic cavity and that is what is the congenital diaphragmatic hernia। ये डेफिनेशन होगी। फीमर हर्निया पढ़ा आपने, इन्वार्नल हर्निया पढ़ा, अब मैंने congenital diaphragmatic hernia डाला। अब वो जो ओपनिंग है ना, वो बोगडेलिक हर्निया बोलते हैं, वो पोस्टरलेटरल पोर्शन में एरर होती है, पोस्टरलेटरल पोर्शन में, वो बहुत कॉमन है। 90% ऑफ द केसेस ऑफ congenital diaphragmatic hernia is from बोगडेलिक हर्निया, इट इज फ्रॉम द पोस्टरलेटरल पोर्शन। बाकी के मॉर्गेग्नीज हर्निया है, वो लेरी स्पेस पढ़ाया था ना, मॉर्गेग्नी स्पेस, लेरी स्पेस मॉर्गेग्नीज फोरामेन, वहां से जो एंटीरियर होता है। हाइटल हर्निया इसोफेगस के ओपनिंग से आता है और पैरा इसोफिजियल इसोफेगस की साइड से आता है। तो ये 4 टाइप है कॉन्जेनाइटल हर्नियास की। ऐसे पढ़ाने से बेहतर है मैं पिक्चर दिखा दूं आपको। तो ये पिक्चर आ गया हमारा, ये डायफ्राम है, इधर लेफ्ट साइड पर ज्यादा होता है पोस्टरलेटरल वाला बोगडेलिक। Bogdelic hernia is common, most of the 85% cases are on the left side और बाकी थोड़े बहुत राइट साइड पर भी होते हैं। सेंट्रल वाला होते हैं 2%, बहुत रेयर होता है, और एंटीरियर वाला मॉर्गेग्नी 23% है। नंबर्स कैन वेरी फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, लेकिन मेरा तो अभी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए क्या काम है, इतना बताना है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, फिर बोगडेलिक हर्निया है। क्यों होता है, तो पोस्टरलेटरल पोर्शन जो है ना कमिंग फ्रॉम प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन वो फ्यूज नहीं होता, इसलिए इधर हुआ प्रॉब्लम। ये वाला ये गैप फ्यूज नहीं हुआ, खुला रह गया, ये बंद होना चाहिए, ऐसे ब्लू हो जाना, ये खुला रह गया, ये खुला रह गया, इसका मतलब इधर ओपनिंग आ गई, तो ये हमारा ओपनिंग बन गया। ये साइड पर ज्यादा कॉमन होता है, ये साइड पर कम होता है। सो दिस इज बोगडेलिक हर्निया। एंटीरियर में आता है मॉर्गेग्नीज होता है, ठीक है। इसमें से आता है हाइटल हर्निया होता है, ठीक है, हाइटस के अंदर से हाइटल हर्निया होता है, ठीक है। सो दिस आर दी सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया। अब बेबी को देखेंगे तो चेस्ट देखो इसका, ये हॉरिजॉन्टल रिब्स है और एब्डोमेन के ऑर्गन्स इधर अंदर आ गए थोरेक्स में। देखिए जितनी ऐसे थोड़ी होती है, लंग्स का तो नॉर्मल थोरेसिक एक्सरे यू हैव सीन, उसके अंदर ये जो दिखता है वैसे इधर क्यों नहीं दिख रहा है, इसमें ब्लैक कलर जो है एयर है, तो लंग्स में भी तो एयर होती है, लेकिन इस तरह से नहीं अरेंज होती है, ये तो लूप्स ऑफ कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन की एयर है। तो और इसकी कंटिन्यूटी एब्डोमेन में दिख रही है, तो इसका मतलब एब्डोमेन के इंटेस्टाइन्स अब थोरेक्स के अंदर आगे थोरेक्स को ऑक्यूपाई कर दिया। वो कैसे आ गए अंदर, बिकॉज ऑफ दिस लार्ज ब्लैक कलर दिखाया ना मैंने, दैट्स अ लार्ज ओपनिंग, इधर से अंदर आ गए, राइट। सो दिस इज हाउ अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर इंटेस्टाइन इज नाउ इन द थोरेक्स। तो इसकी वजह से इधर ब्लैक कलर दिख रहा है और इधर गैप है, ये डायफ्राम बराबर है और इस डायफ्राम में गैप है, इधर आकर कुछ नहीं है, इसलिए इंटेस्टाइन अंदर आ गए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द केस। तो हमने वो केस देखा था, ठीक है, उसको देख के हम क्लास खत्म करेंगे। इधर एक पिक्चर है जिसमें दिखा रहा है एक्चुअली यहाँ पे बोगडेलिक हर्निया के लिए गैप है। तो क्वेश्चंस फिर से करते हैं और फिर क्लास कंक्लूड करते हैं। और वो जो
क्लिनिकल सिनेरियो था उसका जवाब आप देंगे मेरे को। तो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम फ्यूज विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, अब रोल नंबर के हिसाब से जवाब देंगे, ऐसे नहीं जवाब देंगे कोई भी, ठीक है। तो रोल नंबर जवाब देंगे। रोल नंबर आ गया 42। सर पेरिकार्डियम, फाइब्रस परफेक्ट, चलो आगे पेरिकार्डियम। चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्टिक ओपनिंग डायफ्राम में कौन से वर्टेब्रल लेवल पर होता है, वो रोल नंबर देगा जवाब मेरे को 87। Sir, T8. Option B. Aortic opening is located at T8, 87। No, T12, T12. ओके, करेक्ट किया आपने, सही किया। अब आपने करेक्ट किया तो मेरे को T8 का जवाब देना पड़ेगा। T8 पर क्या होता है? Inferior vena, sir. ओके, और T10 का भी जवाब आप ही देगी। Esophageal. परफेक्ट। सो T8, 10, 12 का नंबर पता होना चाहिए। 8 वेना के बाद 10 इसोफेगस, 12 ऑर्टा। वेरी नाइस। अब सेप्टम ट्रांसोसम गिव्स राइज टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ डायफ्राम, और स्टूडेंट जो जवाब देगा उसका रोल नंबर है 69। एब्सेंट है 69। यस सर। अरे प्रेजेंट है, चले ठीक है, माइक्रोफोन चालू करते टाइम लग गया। बताओ सेप्टम ट्रांसोसम गिव्स राइज टू व्हिच पोर्शन? डॉर्सल पेड। डॉर्सल पेड सेप्टम ट्रांसोसम बनाता है। अरे सॉरी सर, सेंट्रल। हाँ, क्वेश्चन बदल गया, वो पहले वाले क्वेश्चन नहीं है, उसमें से चेंज क्वेश्चन है इधर। थोड़े बहुत Central. सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंट है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वी कैन प्ले विद द वर्ड्स एंड वी कैन प्ले द डिफरेंट क्वेश्चंस। तो ये सेंट्रल पोर्शन है। परफेक्ट है, अभी आपको समझ में आ गए, राइट। अब वो सिनेरियो हमने देखा था, अब कोई मेरे को जवाब देगा। अब तो सिनेरियो में समझा चुका हूँ, अब मेरे को ये 4 में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, और जो भी बच्चा जवाब देगा मेरे को सिर्फ 1-2 लाइन में एक्सप्लेन भी करेगा ABCD में से कौन सा आंसर है इसमें, ये बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा हर्निया है, हाइटल हर्निया है, बोगडेलेक्स है, मॉर्गेग्नी और पेराइसोफेजियल। सबको आ रहा है बोगडेलेक्स हर्निया है। अब सबको आ रहा है तो मेरे को जवाब दे कि बोगडेलेक्स हर्निया में एम्ब्रियोलॉजिकल एरर कौन सा हुआ, कौन सी? परफेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी सिनेरियो कभी आए तो उसको कैसे समझने का, कैसे उसको कंटेक्स्ट में लेने का, फिर अपना जवाब बनाने का। बाकी के हर्निया एंटीरियर होता है, वो मॉर्गेग्नी है, पेराइसोफेजियल इसोफेगस के आजू बाजू में, हाइटल वाला हाइटस में रहता है, इसोफेजियल हाइटस है। सो दिस इज हाउ वी विल लर्न। और हर बार इस तरह का कोई सेशन बनाएंगे और एक सिनेरियो भी दिखाएंगे, थोड़े क्वेश्चंस भी पूछेंगे, थोड़ा मटेरियल आपको पूछेंगे, थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि आप बच्चे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन में बैठे हैं कि नहीं बैठे, घर पे मोबाइल रख के इधर उधर घूमने चले गए। तो आप खुद अटेंड करें, मैं अपने लिए नहीं पढ़ना, मेरे को तो ये आता ही है। वी आर टीचिंग यू फॉर योर लर्निंग। हम एफर्ट्स क्यों लगा रहे हैं, आपके लिए लगा रहे हैं, right? So I think lot of people did very nice job. They have answered, they have come prepared. Some people did not know, so I request them that at least any class you are told that this is the schedule, so come prepared. थोड़ा बहुत पढ़ो, तो आपको जब टीचर पढ़ा रहा है तो आपको समझ में आएगा कि why these things are like this. Okay, so I think this is the answer. Revise the development. This was my key, and that's it for today, right? So I think कोई क्वेरी हो या किसी को कुछ समझा नहीं हो या कोई पूछना चाहे तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकता है, and we will keep a question answer session. Otherwise I will stop the recording and we will conclude the session. I will request the student representative to take attendance and then I will end the meeting.